Hello dear students in previous lecture we had discussed total internal reflection। तो बच्चों क्विकली रिकैप करते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्चुअली होता क्या है। तो ध्यान देना बच्चों, जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करती है तो एट द इंटरफेस ऑफ बोथ मीडिया इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन लाइट रिफ्लेक्ट्स बैक। दैट फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आ रही है बात समझ में? लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए बच्चों लाइट को दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। कंडीशन नंबर 1 क्या है बच्चों? लाइट को डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करना चाहिए। और कंडीशन नंबर 2 क्या है बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होना चाहिए किससे? क्रिटिकल एंगल से। तो ध्यान देना बच्चों, जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है क्रिटिकल एंगल से और लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना अकर होता है। आ रही है बात समझ में बच्चों? अब हम बच्चों कुछ फिनोमेना डिस्कस करेंगे दैट अकर्स ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड द फर्स्ट फिनोमेना इज स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। तो ध्यान देना बच्चों, जब भी आपने डायमंड को देखा होगा तो डायमंड स्पार्कल करता है, ठीक है ना? तो आपके माइंड में डाउट आया होगा कि भाई ये डायमंड स्पार्कल करता क्यों है। तो ध्यान देना बच्चों कि जो डायमंड है वो स्पार्कल करता है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कैसे बच्चों? ध्यान से समझना कि जो डायमंड होता है उसका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो बहुत स्मॉल होता है, दैट इज 24.4 डिग्री। तो जब बच्चों लाइट उसमें एंटर करता है डायमंड में तो सेवरल टाइम्स उसमें क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से डायमंड क्या करता है बच्चों? स्पार्कल करता है। क्या करता है बच्चों? डायमंड स्पार्कल करता है। तो आज के बाद आपसे कोई भी पूछे कि भाई डायमंड स्पार्कल क्यों करता है तो आपका आंसर क्या होगा? ड्यू टू TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आ रही है बात समझ में बच्चों? फिर अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड फिनोमेना दैट इज बेंडिंग ऑफ लाइट बाय 90 डिग्री और 180 डिग्री और इन्वर्टेड इमेज ऑफ हैविंग सेम साइज और विदाउट चेंजिंग इट्स साइज बाय ग्लास प्रिज्म। तो ध्यान देना बच्चों, ग्लास प्रिज्म से हम लाइट को 90 डिग्री बेंड कर सकते हैं, 180 डिग्री बेंड कर सकते हैं और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स साइज। और ये होता क्यों है बच्चों? ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बच्चों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत प्रिज्म के बारे में, ठीक है ना? फिर हम डिस्कस करेंगे कैसे बच्चों 90 डिग्री लाइट बेंड होती है, 180 डिग्री लाइट बेंड होती है और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है, वो भी सेम साइज की। तो ध्यान देना बच्चों, प्रिज्म को हम अभी इतने ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि डिटेल में बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले टॉपिक में, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। लेकिन यहां पे बच्चों प्रिज्म के बारे में जितनी नॉलेज हमें होनी चाहिए उतना बच्चों मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो ध्यान देना बच्चों, प्रिज्म जो हमारे लिए अभी यूज आ रहा है वो कौन सा है बच्चों? ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। कौन सा है बच्चों? ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, जो अभी मेरे हाथ में है। ध्यान देना बच्चों, दिस इज अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, ठीक है? ट्रायंगुलर क्यों है वो तो अभी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर आप इसको ढंग से देखोगे तो बच्चों ये ग्लास का बना हुआ है। किसका बना हुआ है बच्चों? ये ग्लास का बना हुआ है। अब अगर आप बच्चों इसको ढंग से देखोगे तो इसमें जो ये साइड आपको दिख रही है ये कौन सा प्लेन है या कौन सा सरफेस आपको दिख रहा है बच्चों? दिस इज अ ट्रायंगुलर प्लेन सरफेस। कौन सा प्लेन सरफेस दिख रहा है? ट्रायंगुलर प्लेन सरफेस। और इसी के बच्चों म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन में भी कौन सा प्लेन सरफेस दिख रहा है बच्चों? ट्रायंगुलर प्लेन सरफेस दिख रहा है। मैंने अगर इस साइड देखता हूं बच्चों तो ये वाला साइड कौन सा है बच्चों? रेक्टेंगुलर सरफेस है। कौन सा सरफेस है बच्चों? रेक्टेंगुलर सरफेस है। और ये वाला भी कौन सा सरफेस है बच्चों? रेक्टेंगुलर सरफेस है। ये वाला भी कौन सा सरफेस है बच्चों? रेक्टेंगुलर सरफेस है। मतलब जो ये बच्चों ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म है ये बच्चों बाउंडेड है दो साइड से तो ट्रायंगुलर प्लेन सरफेस से और तीन साइड से बच्चों ये बाउंडेड है रेक्टेंगुलर सरफेस से। आ रही है बात समझ में? तो व्हाट इज ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म? Triangular glass prism is a glass prism which is made up of or which is consist of a glass which is bounded by triangular plane surface from two side and rectangular प्लेन सरफेस या रेक्टेंगुलर सरफेस फ्रॉम थ्री साइड। तो ध्यान देना बच्चों, जो ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म होता है वो दो साइड से तो ट्रायंगुलर प्लेन सरफेस से बाउंड होता है और तीन साइड से रेक्टेंगुलर सरफेस से क्या होता है बच्चों? बाउंड होता है। आ रही है बात समझ में बच्चों? तो दिस इज द लिटिल बिट आइडिया अबाउट ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। अब अगर मुझे लाइट को बच्चों 90 डिग्री 180 डिग्री अगर बेंड कराना है तो उसके लिए बच्चों हम एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म यूज करते हैं, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। अब राइट एंगल ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म की बच्चों खासियत क्या होती है उसको ध्यान से समझना बच्चों। जब मैंने ये ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म लिया है तो ध्यान देना बच्चों, इसकी ये वाली सरफेस तो कैसी है बच्चों? ट्रायंगुलर प्लेन सरफेस है। और ये बात समझो, ट्रायंगल सरफेस है। ये वाली कौन सी सरफेस है बच्चों? रेक्टेंगुलर सरफेस है। ये भी रेक्टेंगुलर सरफेस है, ये भी रेक्टेंगुलर सरफेस है। तो ध्यान देना बच्चों, इन दो रेक्टेंगुलर सरफेस से इस ट्रायंगुलर प्लेन सरफेस पे एक एंगल बन रहा है। सिमिलरली ये भी एक एंगल है जो कि
दो रेक्टेंगुलर सरफेस जो कि इस ट्रायंगुलर प्लेन सरफेस पे एंगल बना रहे हैं। सिमिलरली ये दोनों भी रेक्टेंगुलर सरफेस इस ट्रायंगुलर सरफेस पे क्या बना रहे हैं, एक एंगल बना रहे हैं। तो जब मैं बच्चों इस ट्रायंगुलर प्लेन सरफेस को देखूंगा तो मुझे ये तीन एंगल मिलेंगे जो कि दो इंडिविजुअली रेक्टेंगुलर सरफेसेस एंगल फॉर्म कर रहे हैं किस पर, ट्रायंगुलर प्लेन सरफेस पर। तो ध्यान देना बच्चों, जो राइट एंगल ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म है, इसमें क्या होता है बच्चों, जो ये एक एंगल होता है वो होता है बच्चों 90 डिग्री, और रिमेनिंग जो दो एंगल होते हैं वो कितने एंगल के होते हैं बच्चों, 45 डिग्री एंगल के होते हैं। आ रही है बात समझ में? तो ध्यान देना बच्चों, ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म का एक स्पेशल टाइप है राइट एंगल ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, जिसमें एक एंगल, ये वाला जो एंगल है अभी ये बच्चों 90 डिग्री नहीं है, आप देखेंगे तो 90 डिग्री होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म नहीं है, सिंपल ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म है। तो अगर एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए और रिमेनिंग टू एंगल्स अगर 45 डिग्री हो जाए, तो फिर ये कौन सा प्रिज्म बन जाएगा बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म बन जाएगा। आ रही है बात समझ में बच्चों? जिसमें अगर मैं बच्चों नेमिंग करना चाहूं तो दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R। ठीक है बच्चों? तो PQ रेक्टेंगुलर सरफेस और QR रेक्टेंगुलर सरफेस जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं वो कितना एंगल फॉर्म कर रहे हैं बच्चों, 90 डिग्री। PQ रेक्टेंगुलर सरफेस और PR रेक्टेंगुलर सरफेस कितना एंगल फॉर्म कर रहे हैं बच्चों, 45 डिग्री ऑन दिस ट्रायंगुलर प्लेन सरफेस। और PR रेक्टेंगुलर सरफेस और RQ या QR रेक्टेंगुलर सरफेस जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं ऑन दिस ट्रायंगुलर प्लेन सरफेस वो कितना है, 45 डिग्री। तो ध्यान देना बच्चों, जब भी तीनों एंगल में से एक एंगल अगर 90 डिग्री और रिमेनिंग टू एंगल अगर 45 डिग्री ऑन दिस प्लेन सरफेस, तो ये कौन से टाइप का बच्चों ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म बन जाएगा। अब ध्यान देना बच्चों, लाइट रे कैसे 90 डिग्री बेंड होती है। ध्यान देना बच्चों, एक ऑब्जेक्ट हमने इस राइट एंगल ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म के सामने रख दिया, तो ये लाइट रे क्या करेगा बच्चों, लाइट एमिट करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, एक लाइट रे क्या होगी बच्चों, ट्रैवल करेगी फ्रॉम एयर टू दिस ग्लास। आ रही है बात समझ में बच्चों? अब अगर मुझे 90 डिग्री 180 डिग्री या फिर मुझे इन्वर्टेड इमेज बनानी है सेम साइज की यूजिंग ग्लास प्रिज्म, तो जो ग्लास प्रिज्म का जो मटेरियल लेंगे हम, उसका जो इसका जो क्रिटिकल एंगल है वो हमेशा लेस होना चाहिए किससे, 45 डिग्री से। तो ध्यान देना बच्चों, ये कंडीशन है कि जब भी हमें बच्चों लाइट की बेंडिंग करवानी है 90 डिग्री या 180 डिग्री या इन्वर्टेड इमेज सेम साइज की फॉर्म करानी है यूजिंग ग्लास प्रिज्म, तो ग्लास प्रिज्म का जो मटेरियल है उसका जो क्रिटिकल एंगल है वो क्या होना चाहिए, हमेशा लेस होना चाहिए किससे, 45 डिग्री से। जैसे अगर मैं बात करता हूं डेंस फ्लिंट ग्लास, तो ध्यान देना बच्चों, अगर मैं डेंस फ्लिंट ग्लास का ग्लास प्रिज्म लूंगा तो उसका जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना है बच्चों, 37.31 डिग्री है, विच इज लेस देन 45 डिग्री। आ रही है बात समझ में? क्राउन ग्लास से अगर मैं बच्चों राइट एंगल ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म अगर बनाता हूं तो भी उसका जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना है, 41.14 डिग्री, विच इज लेस देन 45 डिग्री। तो जब भी बच्चों अगर मुझे लाइट रे की बेंडिंग करवानी है 90 डिग्री 180 डिग्री या इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करवानी, इन्वर्टेड इमेज बच्चों हमें फॉर्म करवानी है सेम साइज की, तो जो मटेरियल मैं यूज करूंगा ग्लास प्रिज्म का, उसका क्रिटिकल एंगल क्या होना चाहिए, हमेशा लेस देन 45 डिग्री होना चाहिए, विच इज अ कंडीशन। आ रही है बात समझ में? तो ये जो ग्लास प्रिज्म है इसका जो मटेरियल है उसका जो क्रिटिकल एंगल है वो क्या है बच्चों, लेस देन 45 डिग्री। तो ध्यान देना बच्चों, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री या उससे ज्यादा हो गया तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो देखते हैं बच्चों क्या होगा। अभी हम सबसे पहले ये देखते हैं बच्चों, सबसे पहले कि जो ये ऑब्जेक्ट है ये लाइट रे इमिट कर रहा है, और जो ये लाइट है वो एयर से ग्लास में क्या कर रही है बच्चों, ट्रैवल कर रही है, और इस ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है वो लेस देन क्या है, 45 डिग्री। तो ध्यान देना बच्चों, एयर भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ग्लास भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो लाइट रे क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल कर रही है, तो कौन सा फिनोमेना होगा बच्चों, रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा बच्चों, रिफ्रैक्शन। क्योंकि बच्चों लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है ऑन दिस इंटरफेस PQ, दिस इज द इंटरफेस बिटवीन एयर मीडियम एंड ग्लास मीडियम, तो वो क्या करेगी बच्चों, बिना कोई डेविएशन के सीधी की सीधी एंटर कर जाएगी किसके अंदर, इस ग्लास प्रिज्म के अंदर। तो फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन हुआ किस फेस से बच्चों, किस इंटरफेस से, PQ, इंटरफेस ऑफ ग्लास प्रिज्म। आ रही है बात समझ में बच्चों? अब क्या होगा बच्चों, लाइट रे इस पॉइंट पे इंसिडेंट होगी एट दिस इंटरफेस PR। ये PR क्या है बच्चों, इंटरफेस है ग्लास मीडियम और एयर मीडियम के बीच में, और ये क्या है बच्चों, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर जो मैं इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूं वो कौन सी लाइन होती है बच्चों? नॉर्मल होती है। नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा? क्रिटिकल एंगल। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या होगा बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, मतलब इस कंडीशन में 45 डिग्री या उससे ज्यादा हो गया, तो फिर क्या होगा? इस लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। उसके लिए मुझे ये बच्चों एंगल निकालना है। तो ध्यान देना बच्चों, ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री। अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूंगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एक एंगल 45 डिग्री है, दूसरा एंगल 90 डिग्री है, तो थर्ड एंगल कितना होगा बच्चों? ये थर्ड एंगल होगा बच्चों 45 डिग्री। आ रही है बात समझ में? नॉर्मल और ये वाला एंगल, ध्यान देना बच्चों, पी आर इंटरफेस और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। मुझे एक एंगल तो पता है 45 डिग्री, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दैट इज अगेन कम्स आउट टू बी 45 डिग्री। तो ध्यान देना बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया? 45 डिग्री। और ये बात समझ में, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री आ गया तो अब यहां पे क्या होगा बच्चों? रिफ्रैक्शन नहीं होके क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ध्यान देना बच्चों, लाइट जो है अब क्या करने लग जाएगी? लाइट जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने लग जाएगी और सेम एंगल पे, दैट इज 45 डिग्री एंगल पे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी इन द प्रिज्म। आ रही है बात समझ में? तो आई थी तो हॉरिजॉन्टली, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद ये कैसी हो जाएगी बच्चों? वर्टिकली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। फिर क्या होगा बच्चों? ये लाइट रे क्यूआर सरफेस पे इंसिडेंट होगी। दिस क्यूआर सरफेस इज अगेन द इंटरफेस बिटवीन ग्लास मीडियम एंड एयर मीडियम। आ रही है बात समझ में? क्योंकि लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो लाइट रे क्या करेगी? बिना कोई डेविएशन के सीधी की सीधी पास कर जाएगी। तो ध्यान देना बच्चों, लाइट आई तो हॉरिजॉन्टली थी, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वो कितने एंगल से बैंड हो गई बच्चों? 90 डिग्री एंगल से बैंड हो गई। तो ध्यान देना बच्चों, दिस इज हाउ लाइट बेंड बाय 90 डिग्री बाय ग्लास प्रिज्म यूजिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही है जिसकी वजह से लाइट कितने एंगल से बैंड हो गई बच्चों? 90 डिग्री से बैंड हो गई। आई थी ऐसे हॉरिजॉन्टली, आफ्टर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कितने एंगल से बैंड हो गई बच्चों? 90 डिग्री से बैंड हो गई इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। आ रही है बात समझ में बच्चों? तो ये तो अभी हुआ फर्स्ट फिनोमेना, दैट इज बेंडिंग ऑफ लाइट बाय 90 डिग्री बाय ग्लास प्रिज्म। अब मैं डिस्कस करूंगा बच्चों बेंडिंग ऑफ लाइट बाय 180 डिग्री। तो ध्यान देना बच्चों, उसके लिए भी मैंने सेम ग्लास प्रिज्म ही लिया है। ये वाला एंगल क्या है बच्चों? 90 डिग्री। और ये वाला पॉइंट मैंने क्या माना था? ये वाला पॉइंट मैंने माना था Q। दिस इज P एंड दिस इज R। ये 90 डिग्री है। ये वाला एंगल कितना है बच्चों? 45 डिग्री। और ये वाला एंगल कितना है बच्चों? 45 डिग्री। तो ध्यान देना बच्चों, ये जो ग्लास प्रिज्म है ये भी बच्चों सेम मटेरियल का बना है, जिसका क्रिटिकल एंगल क्या है बच्चों? 45 डिग्री से लेस है। मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री उससे ज्यादा हो गया तो लाइट क्या करेगी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगी। फिर क्या हुआ बच्चों? हमने इस ग्लास प्रिज्म के जस्ट सामने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। इस ऑब्जेक्ट से क्या होगी बच्चों? लाइट एमिट होगी। सेम कहानी है बच्चों, कोई नई चीज नहीं है, वापिस वही चीज होने वाली है। तो ध्यान देना बच्चों, अब क्या होगा? ऑब्जेक्ट सामने इस ग्लास प्रिज्म के सामने रख दिया तो ऑब्जेक्ट से लाइट क्या होगी बच्चों? एमिट होगी। एक ये वाली रे है ना बच्चों, ट्रेवल करेगी फ्रॉम एयर टू ग्लास, मतलब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है, तो क्या होगा बच्चों? रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन क्योंकि नॉर्मली बच्चों इंसिडेंट हो रही है एट द इंटरफेस पी आर, विच इज द इंटरफेस बिटवीन बोथ मीडियम एयर एंड ग्लास। आ रही है बात समझ में? तो वो क्या होगी? बिना कोई डेविएशन के एंटर कर जाएगी किसके अंदर? ग्लास प्रिज्म के अंदर। This is the point of incidence on this interface PQ. This interface PQ is the interface between glass medium and air medium. आ रही है बात समझ में? तो लाइट रे अब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल कर रही है। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। इसके परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन क्या है बच्चों? नॉर्मल। अगर ये एंगल 45 डिग्री या उससे ज्यादा आ जाए तो लाइट क्या करेगी बच्चों? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी। अब ये 90 डिग्री कैसे आएगा बच्चों? वापस मैथ्स लगाते हैं। ये वाला एंगल 45 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी क्या है? 90 डिग्री। ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, एक एंगल 45 डिग्री है, दूसरा एंगल 90 डिग्री है, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा बच्चों? बचा हुआ एंगल भी क्या होगा? 45 डिग्री। अब टोटल नॉर्मल एंगल, ये नॉर्मल और इस PQ इंटरफेस के बीच में एंगल 90 डिग्री है। ये वाला टोटल एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो बचा हुआ एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दैट इज 45 डिग्री। और यही एंगल क्या है बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंस है फॉर दिस
PQ इंटरफेस। आ रही है बात समझ में? तो PQ इंटरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना मिल गया बच्चों? 45 डिग्री। क्योंकि एंगल 45 डिग्री है तो अब क्या होगा? लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो लाइट क्या हो जाएगी बच्चों? सेम एंगल 45 डिग्री से बैंड हो जाएगी। कितने एंगल से बैंड हो जाएगी बच्चों? 45 डिग्री एंगल से ये बैंड हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? और जैसे ही 45 डिग्री एंगल से बैंड होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी और बच्चों इंसिडेंट होगी ऑन this interface RQ, which is the interface between glass medium and air medium. आ रही है बात समझ में बच्चों? अब ये क्या है बच्चों? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ऑन इंटरफेस RQ। अगर ये वाला एंगल भी 45 डिग्री उससे ज्यादा हो जाए तो वापस लाइट का क्या होगा बच्चों? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन हम अपने आप तो मान नहीं सकते, हमें पता करना पड़ेगा कि ये एंगल है कितना एक्चुअली। तो ध्यान देना बच्चों, ये वाला एंगल भी कितना है? 45 डिग्री। ये टोटल एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा बच्चों? अगेन 45 डिग्री। ये वाला अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं तो इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल 45 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों? ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दैट इज 45 डिग्री। ये नॉर्मल है। टोटल एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। तो ध्यान देना बच्चों, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। एंड दिस एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर इंटरफेस RQ। क्योंकि एंगल बच्चों 45 डिग्री है, तो ध्यान देना बच्चों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है तो अब वापस क्या होगा? लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो सेम एंगल से लाइट क्या हो जाएगी बच्चों? बैंड हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? जैसे लाइट बैंड होगी अब क्या हो जाएगी? लाइट हॉरिजॉन्टल हो जाएगी बट इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। फिर क्या होगा बच्चों? इस PR सरफेस से वापस लाइट का क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, बिकॉज लाइट ग्लास से एयर में ट्रेवल कर रही है। आ रही है बात समझ में? लेकिन क्योंकि लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो बिना कोई डेविएशन के वो सीधी क्या हो जाएगी बच्चं? पास कर जाएगी। तो ध्यान देना बच्चों, लाइट आई थी राइटवर्ड, हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन 2 बार टोटल रिफ्लेक्शन के बाद लाइट जो है वो हॉरिजॉन्टल लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गई बच्चों? पास कर गई। तो लाइट का कितने एंगल से बैंड हो गया बच्चों? 180 डिग्री एंगल से क्या हो गई? लाइट बैंड हो गई बाय दिस ग्लास प्रिज्म। तो ध्यान देना बच्चों, लाइट आई थी हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड डायरेक्शन में, ग्लास प्रिज्म से बच्चों 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, जिसकी वजह से लाइट क्या हो गई बच्चों? हॉरिजॉन्टल लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में बैंड हो गई। तो ध्यान देना बच्चों, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट रे बेंड बाय 180 डिग्री व्हेन इट पासेस थ्रू ग्लास प्रिज्म। और ये बात समझ में बच्चों? दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो जो लाइट है वो बच्चों, जो ऑब्जेक्ट है वो, उसकी जो इमेज है वो बच्चों इन्वर्टेड भी हो गई और उनकी साइज भी क्या है बच्चों? सेम है। तो उसके लिए बच्चों हमें अगेन कोई फर्दर हमें एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से देख सकते हैं कि जो इमेज भी फॉर्म हुई है उसकी साइज भी क्या है बच्चों? सेम है। और वो कैसी है बच्चों? इन्वर्टेड है। कैसी है बच्चों? इन्वर्टेड है। तो ध्यान देना बच्चों, दिस इज हाउ बेंडिंग ऑफ लाइट बाय 90 डिग्री एंड 180 डिग्री टेक्स प्लेस व्हेन इट पास थ्रू द ग्लास प्रिज्म। द कंडीशन इज the critical angle of the glass prism should be less than 45 डिग्री। आ रही है बात समझ में बच्चों? अब बच्चों मैं थोड़ा सा और इसके बारे में और डिस्कस करने वाला हूं। ध्यान देना बच्चों, एक्स्ट्रा है ना, बस हमें नॉलेज होना चाहिए कि जो बेंडिंग ऑफ लाइट बाय 90 डिग्री है बाय ग्लास प्रिज्म, ये जनरली बच्चों यूज होता है, ये फिनोमेना जनरली यूज होता है इन पेरिस्कोप। और बेंडिंग ऑफ लाइट बाय 180 डिग्री व्हेन इट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ये बच्चों फिनोमेना यूज होता है बाइनोकुलर्स में। किसमें यूज होता है बच्चों? बाइनोकुलर्स में। तो जस्ट फॉर नॉलेज है, हमें बस याद होना चाहिए बेसिकली फिनोमेना हम जो पढ़ रहे हैं यूज कहां होता है। और ये बात समझ में, अगर पता ही नहीं होगा कि यूज कहां होता है तो क्या फायदा? ठीक है ना? तो हमें सिंपल सी बात है कि क्यों लाइट 90 डिग्री बैंड हो गई, क्यों लाइट 180 डिग्री बैंड हो गई व्हेन इट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ये बच्चों हमें अच्छे समझ में आ गया। बस जो ग्लास प्रिज्म हम लेंगे उसका जो मटेरियल है उसका क्रिटिकल एंगल क्या होना चाहिए बच्चों? लेस देन 45 डिग्री होना चाहिए। आ रही है बात समझ में बच्चों? So the third phenomena occurs due to total internal reflection is transmission of light ray from one end to other end of optical fiber। ध्यान देना बच्चों, ऑप्टिकल फाइबर की मदद से हम लाइट रेस को एक एंड से दूसरे एंड तक हम इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब बच्चों ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है और कैसे लाइट रेस जो होती है वो ट्रांसमिट होती है एक एंड से दूसरे एंड तक यूजिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो अब हम डिस्कस करने वाले। तो ध्यान देना बच्चों, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? बहुत स्मॉल फाइबर्स होते हैं जो कि जनरली ग्लास से बनते हैं। आ रही है बात समझ? ग्लास या प्लास्टिक से बनते हैं। अब बच्चों हम
कैसे लाइट रे एक एंड से दूसरे एंड में बच्चों ट्रांसमिट होती है यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर, वो अब हम डिस्कस करते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के जो इनर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं बच्चों कोर, और जो आउटर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं बच्चों क्लैडिंग। जो इनर पार्ट होता है दैट इज कोर, वो क्या होता है ऑप्टिकली डेंसर होता है, और जो क्लैडिंग होता है जो कि आउटर पार्ट होता है वो कैसा होता है बच्चों ऑप्टिकली रेयरर होता है। मतलब कोर इज ऑप्टिकली डेंसर एंड क्लैडिंग इज ऑप्टिकली रेयरर। आ रही है बात समझ में बच्चों? मतलब जब लाइट रे कोर से क्लैडिंग में बच्चों, कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस पे एंटर कर रही होगी, तो लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में क्या कर रही होगी बच्चों ट्रैवल कर रही होगी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगा तो लाइट का क्या होगा बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ध्यान देना बच्चों, हम जो कोर यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में, उसका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो क्या होता है, किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए क्या होता है हमेशा लेस होता है। आ रही है बात समझ में? मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर कोर और क्लैडिंग के बच्चों इंटरफेस पे जब इंसिडेंट होगी और जो कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस वो फॉर्म करेगी वो हमेशा क्रिटिकल एंगल ऑफ द कोर से क्या होगा हमेशा ग्रेटर ही होगा। मतलब जब भी लाइट रे कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस पे बच्चों इंसिडेंट होगी वो क्या करेगी हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी। क्या करेगी बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी। तो ध्यान देना बच्चों, लाइट रे एंटर करेगी इस पॉइंट पे बच्चों, लाइट रे बच्चों इंटरफेस ऑफ कोर एंड क्लैडिंग पे इंसिडेंट हो रही है। तो क्या होगा बच्चों, लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल ऑफ द कोर से क्या है बच्चों ग्रेटर है। तो लाइट का क्या होगा बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। आ रही है बात समझ में बच्चों? अब ये जो इंसिडेंट रे है वो इस इंटरफेस के लिए कोर और क्लैडिंग के इस पॉइंट के लिए क्या है बच्चों इंसिडेंट रे है, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो अभी भी क्या है बच्चों कोर का क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। आ रही है बात समझ में? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल ऑफ द कोर से अभी भी क्या है ज्यादा, तो वापिस क्या होगा लाइट रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ऐसे क्या होगा बच्चों मल्टीपल टाइम्स लाइट रे का रिफ्लेक्शन होगा फ्रॉम दिस इंटरफेस ऑफ क्लैडिंग एंड कोर। आ रही है बात समझ में? और लाइट रे क्या होगी बच्चों अदर एंड पर रिसीव हो जाएगी। तो ध्यान देना बच्चों, ड्यू टू टोटल इंटरनल मल्टीपल टाइम्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम द इंटरफेस ऑफ कोर एंड क्लैडिंग, लाइट रे एक एंड से दूसरे एंड तक क्या हो जाती है बच्चों ट्रांसमिट हो जाती है। आ रही है बात समझ में बच्चों? तो सिंपल सी चीज है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है बच्चों, ऑप्टिकल फाइबर में कोर होता है और क्लैडिंग होता है। कोर क्या होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है, क्लैडिंग क्या होता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होता है। कोर की जो क्रिटिकल एंगल है वो किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए क्या होता है हमेशा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्या होता है बच्चों लेस होता है। मतलब जो क्रिटिकल एंगल है कोर का वो बहुत कम होता है, तो किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए वो क्या होता है हमेशा लेस ही होता है। ठीक है ना? तो मतलब जब भी लाइट रे कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस पे बच्चों इंसिडेंट होगी वो क्या करेगी हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी। आ रही है बात समझ में? तो दिस इज हाउ लाइट रे ट्रांसमिट फ्रॉम वन एंड ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर टू अदर एंड ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। अब बेसिकली क्या करते हैं बच्चों, अब हम एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर यूज नहीं करते, क्योंकि एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर तो एक रे को ट्रांसमिट करा रही है, हमें तो नंबर ऑफ रेज को ट्रांसमिट कराना है। तो हम क्या करते हैं बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स लेते हैं। तो दैट बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज कॉल्ड एज लाइट पाइप। और वो जो लाइट पाइप होती है बच्चों उसके बहुत सारे यूज होते हैं, कम्युनिकेशन पर्पज के लिए यूज होता है, मेडिकल पर्पज के लिए यूज होता है। मेडिकल पर्पज में बच्चों एंडोस्कोपी में यूज होता है। कम्युनिकेशन पर्पज में बच्चों कैसे यूज होता है, ध्यान देना कि ऑप्टिकल फाइबर्स का एक एंड है, एक एंड तो क्या है बच्चों जिससे हम लाइट क्या कर रहे हैं ट्रांसमिट कर रहे हैं, दैट इज ट्रांसमिटिंग एंड, और दूसरे एंड से हम क्या कर रहे हैं लाइट को रिसीव कर रहे हैं, दैट इज रिसीविंग एंड। हम क्या करते हैं बच्चों इंफॉर्मेशन जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में है हम उसको लाइट में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग ट्रांसड्यूसर। तो हम क्या करते हैं बच्चों ट्रांसमिटिंग एंड और रिसीविंग एंड पे स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर इंस्टॉल करते हैं। हम ट्रांसमिटिंग एंड पे जैसे ही बच्चों ट्रांसड्यूसर इंस्टॉल करते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से जो कि इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है फॉर कम्युनिकेशन, ट्रांसड्यूसर क्या करता है उसको लाइट रे में कन्वर्ट कर देता है। ये लाइट रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती है मल्टीपल टाइम्स फ्रॉम दिस ऑप्टिकल फाइबर और लाइट पाइप। आ रही है बात समझ में? और रिसीविंग एंड पे क्या होता है वापस ट्रांसड्यूसर होता है जो कि इस लाइट रे को वापस किस में कन्वर्ट कर देता है बच्चों इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन। दिस इज हाउ जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक एंड से दूसरे एंड में इजीली क्या होती है बच्चों ट्रांसमिट हो जाती है और कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जाता है। तो दिस इज हाउ ऑप्टिकल फाइबर कैन बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। आ रही है बात समझ में बच्चों सबको?